मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द एस्पिरेंट शो। आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार जी। अशोक कुमार सर हाल ही में रिटायर हुए हैं और इनका एक 40 साल से भी अधिक लंबा कार्यकाल रहा है देश की पुलिस को सर्व करते हुए। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज की इस एपिसोड में सर हमसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इफ यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम अप फ्रंट, पहले आपके पर्सनल इक्वेशन से शुरू करते हैं। नाउ दैट यू हैव रिटायर्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? अभी फाइनल नहीं किया है, प्लानिंग स्टेज में हूँ। कुछ न कुछ एकेडमिक्स में करने का ज्यादा इरादा है। और साथ ही साथ मैंने अभी जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैंने एक इनिशिएटिव सोचा है, यूपीएससी अभियान यूपीएससी करके। राइट सर। तो इसमें जो लोगों ने मेंस क्लियर किया है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू गाइडेंस। राइट, इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा सर इंटरव्यू पे हम जरूर आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक बार प्रीलिम्स की और अगर हम आए तो जब आपने प्रीलिम्स दिया होगा और जो आज का बदलते पैटर्न में प्रीलिम्स है, इसके लिए एस्पिरेंट्स अपने आप को कैसे तैयार करें? बहुत डिफरेंस है हमारे टाइम के प्रीलिम्स और आज के प्रीलिम्स में, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तब खासकर जो लोग सीसेट वगैरह में एनालिटिक्स में अच्छे होते थे जी, तो उनके लिए तो प्रीलिम्स इतना टफ था ही नहीं। और प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट भी होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, प्रीलिम्स में? यस, एक जीएस और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जीएस में इंटीग्रेटेड था ये जो सीसेट टाइप। राइट। और ये हम 80s की बात कर रहे हैं, 80s की बात है। तो वो कभी हम लोग बीइंग आईआईटी बैकग्राउंड, एनालिटिकली स्ट्रांग होने के कारण हमें प्रीलिम्स कभी चैलेंज लगा नहीं, एक्सेप्ट कि उसका जो ऑप्शनल पार्ट करना है और जीएस करते थे। प्रीलिम्स को हम उन दिनों सच माने तो 1.5 महीने का काम मानते थे। अच्छा, तो सर आज के परिप्रेक्ष्य में? आज मैं देखता हूँ, मेरी बेटी ने भी एग्जाम दिया है जी, तो मैंने उनके साथ तैयारी भी करा है। तो इट्स बिकम रियली टफ। हमारे टाइम में 2-2.5 लाख लोग एग्जाम देते थे, 12-13 लाख लोग देते। राइट। तो रेशो में 5 गुना चेंज आ गया है, 6 गुना, 5 से 6 गुना। तो और फाइनल सिलेक्शन उतना ही है। हाँ। तो एकदम से एग्जाम का जो लेवल बढ़ गया है, टफनेस का लेवल, उतने 700-800 सिलेक्शन तब होते थे, 700-800 अब होते हैं। तो उसमें बड़ा चेंज नहीं आया है, बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। सर एज एन एस्पिरेंट जो अभी एग्जाम लिखने वाले हैं 24 में, वो प्रीलिम्स के लिए किन बातों का ध्यान रखें? तो प्रीलिम्स तो आज की तारीख में मैं कम से कम स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स पे कहूँगा कि 3 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए। मतलब अगर आप 1 साल की पूरी तैयारी करके फुल कोर्स कर लें, मतलब फॉर प्रीलिम्स, मेंस, एवरीथिंग, राइट, फुल प्रिपरेशन, उसके बाद स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स आपको 3 महीने चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो और इसमें सर रिवीजन वगैरह के लिए किस तरीके से ध्यान करें? प्रीलिम्स के लिए मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी के साथ साथ हमको अपनी वो जरूर करनी है, क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट सीरीज। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एंगल से, क्योंकि यहाँ आपकी प्रीलिम्स आज की डेट में जो एक बीच में चलता था ना कि आप वो कर लीजिए इंटेलिजेंट गेसिंग कि रूल आउट कर दीजिए, वो चेंज हो गया। हाँ, वो चेंज हो गया। अब खाली एक आपने रूल आउट करने से काम नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें इधर 1 इज करेक्ट, 1, 2 इज करेक्ट, तो ऐसे करके। सो यू नीड टू बी वेरी थोरो, you need to be correct. Fair enough. So revision and test series is something you are yes, revision and test series and thorough knowledge. Right. Previous year questions भी. Previous year questions also, but जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे एकदम thorough, no wild guesses. Right. पता है तो बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करना है। हाँ, वो उसी को करना है, बहुत थोरोली करना है। मतलब आपको किसी भी टॉपिक पे जो प्रीलिम्स क्रैक करना है तो उसका बहुत थोरो नॉलेज की जरूरत होगी। Got it. ऐसे नहीं चलेगा एक रट्टा का क्वेश्चन और हो गया। Got it. सर इसमें जब प्रीलिम्स के बाद नेक्स्ट स्टेज में एलिमिनेशन जो चलता था ना, कि एलिमिनेट, वो भी नहीं चल रहा। एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया। राइट सर। तो सर ये तो प्रोसेसेस हुए प्रीलिम्स के अराउंड, बिकॉज एलिमिनेट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी अलग हैं जो आप पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। लेकिन मेंस में जब हम आते हैं उसमें तो जो आपको पता है आपको वही लिखना है। उसके अराउंड आपकी क्या सजेशंस हैं एस्पिरेंट्स के लिए जो 2024 में एग्जाम लिखने वाले? मेंस की तैयारी अलग है। रीडिंग स्किल्स क्या होंगी, राइटिंग स्किल्स क्या होंगी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। राइट सर। और वो उसके बहुत सारे टिप्स हैं और उस पे हमें फोकस करना है। कैसे रीडिंग स्किल में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी जो मेमोरी बनी रहे, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए। राइट। जितना रिवीजन होगा उतना रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। तो मैं इट इज बेटर टू कवर लेस टॉपिक्स and revise. I mean 90% coverage I would say for mains is enough.
but provided you revise strongly. How do you see note making for mains and words? Making your own notes. Making your own notes is important because if I'm covering 90% subject and if I do 2 or 3 revisions, that is far better than covering 100% syllabus or covering 90% syllabus with 2 revisions. Got it. So if you want to revise fast, if you want to do more revisions, you need to have notes. और एग्जाम जैसे से करीब आएगा तो और जरूरी है कि तो उतना कम टाइम में आपका रिवीजन होगा. सो नोट्स के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं. कुछ लोग अंडरलाइन करते हैं, वो भी सफिशिएंट है. राइट. हाँ, तरीका कुछ भी हो सकता है पर नोट्स होने चाहिए. क्योंकि बट मैंने जो मान लिया 100% मटेरियल है, वही रिवीजन में 100% पढ़ा तो कुछ फायदा नहीं. राइट. उसको मैं 25-30 पे रिड्यूस करूंगा, तब मेरा रिवीजन फास्ट होगा. सर, आपने जो ये टिप्स बताए, दीज आर वेरी सेंट्रिक टू क्लियर फोकस थिंग्स. एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. रिसेंटली यू होस्टेड नीरज चोपड़ा एट योर प्लेस. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो तो बहुत अच्छा है. सच ए क्यूट बॉय, क्यूट पर्सन, इज सो नाइस एंड बहुत ही टैलेंटेड तो है ही है, साथ ही साथ इज ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. तो ही स्पेंड्स नाइस टाइम विद फैमिली. तो हिज मदर बिलोंग्स टू आवर विलेज. Okay. Yeah. And so whenever we are there, it's almost a family affair kind of. So Beautiful. तो क्या बात हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपसे क्या बताया? चलता रहता है सब तरह का. खाने पीने की बातें होती है, फैमिली की, आगे के टारगेट्स की भी बात होती है. तो सर, जो एस्पिरेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं, वो नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसी क्या चीजें हैं, सिंस यू आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू हिम, तो उनसे क्या ट्रेट्स हैं जो एस्पिरेंट सीख सकते हैं? देखिए, पहला ट्रेट है फोकस. एकदम अर्जुन की तरह एकदम फोकस है कि मुझे करना है, ओलंपिक करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. राइट. ठीक है. उसके टारगेट में 90+ में है. हाँ, एब्सोल्युटली. उसको भी उसे अचीव करना है. उसके बारे में काफी बात भी करते हैं. यस. तो ये फोकस सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग. दूसरा है कि ह्यूमिलिटी. तीसरा है पॉजिटिविटी. अपने को नेगेटिव नहीं होने देना. ये भी है कि हार के आगे जीत है. एकदम तो चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बना. राइट. हार के. लेकिन असल में देश ने उनकी हार नहीं देखी है. उसने तो देखी है ना. उसने खुद देखी है. राइट. तो जब आप IAS IPS बन जाएंगे तो बाकी लोगों को नहीं पता चलता ना कि आप कितने झंझावात के थ्रू आए हैं. तो बट ये आपको याद रखिए कि हर सवार जो है गिर करके ही सवार होता है. तो हार के आगे ही जीत है. क्योंकि आपने सर्विसेज की बात करी, तो एक सवाल मेरे जहन में इसके अराउंड ये है कि बहुत सारे बच्चों को रियलिटी नहीं पता होती कि ठीक है, वी आर टारगेटिंग फॉर IPS IAS, लेकिन एज समवन हु गेव 4 decades टू द सर्विसेज, थोड़ा सा रियलिटी. एग्जैक्टली 3.5. ठीक है, 35 साल लगभग आपने सर्विसेज को दिए. तो इसमें एज एन IPS की रियलिटी क्या है? क्या ये इतना ग्लैमरस जॉब है जितना बाहर से दिखता है? जॉब तो उतना ही ग्लैमरस है. तो इसका स्ट्रगल क्या है, इसके डार्क साइड्स क्या है जो लोगों को नहीं पता? चैलेंजेस बहुत है. मतलब इट्स ए वेरी टफ जॉब, वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग जॉब. राइट. तीन चीजों में मैं बोल सकता हूँ. वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग, बट वेरी सेटिस्फाइंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो आप इसके बाहर से जो दिखता है, तामझाम दिखता है, गाड़ी घोड़ा दिखता है, स्टेटस दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है, वो सब है. जो बाहर से दिखता है वो सब है, वो रियल है. वो इस सर्विस में बेस्ट है कंपेयर टू ऑल अदर सर्विस. राइट. बट जैसे मैंने कहा, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट वो सब है, वो भी है. मतलब बट चैलेंज को पार करके जो खुशी होगी. सर, आप कोई ऐसी स्टोरी जो आमतौर पे बाहर नहीं, जैसे एक स्टोरी मुझे याद है आपकी, 1992 में देयर वाज अ डिमोलिशन. यस. उसमें आपके बारे में कहानी प्रचलित है कि आप कई दिनों तक सोए नहीं थे. मैं 10 रात नहीं सोया था जी. तो वो एक चैलेंज है. ये कर्फ्यू था इलाहाबाद में और भी राइट नहीं होने देना है. तो शुरुआती दौर में पीपल वर वेरी एग्रेसिव एंड ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ. वी हैव टू कंटेन देम, वी हैव टू पेसिफाई देम. और फिर उन पे कर्फ्यू लागू किया गया, पूरे शहर में कर्फ्यू लागू किया गया, 2 कम्युनिटीज आपस में राइट ना हो जाए. हाँ. और फिर एक बार कर्फ्यू लागू होता तो फिर धीरे धीरे उसमें ढील देनी होती है. क्योंकि कल को लोगों के पास राशन नहीं है, दूध नहीं है, एसेंशियल लाइफ सर्विसेज नहीं है, किसी की डेथ हो गई उसको रास्ता देना है. तो ये सब फिर कर्फ्यू में जब ढील देते हैं तो फिर से टेंशन होता है. अचानक से रूमर्स फैलने लगती हैं, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ ये डेड बॉडी मिली है, सब फेक. तो वो फिर कर्फ्यू खोलना, तो ऐसे ऐसे करके, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट IPS ऑफिसर, आई वाज ASP. तो सीनियर लोग चले जाते थे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे.
बोलेंगे अरे अशोक तुम देख लेना, हाँ मैं सुबह आता हूँ 6 बजे। 30 साल पुरानी बात है ये 92 की बात है। हाँ। तो इस तरह मेरे को समाओ में जुनून में चलता था, मैं बिना सोए करता रहा। 10 दिन बिना सोए निकाले। तो दे वुड कम 6 बजे और मेरे को कहेंगे 6-7 बजे एक जना आएगा एसपी सिटी और ठीक है आप तुम भी थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। यू वोंट से कि तुम सो करके आ जाओ, बोलते कि फ्रेश होके आ जाओ। दैट्स ऑल। तो जो एस्पिरेंट हमें सुन रहे हैं, दिस इज आल्सो अ चैलेंजिंग पार्ट। बट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है For कि sure. हाँ। इसी तरह से भाई जब आपने कोई टेररिस्ट एनकाउंटर किया या कोई और बड़ा काम किया जी, तो चैलेंजिंग तो है, पर उसकी बाद सेटिस्फेक्शन भी तो उतनी ही बड़ी है। जितना बड़ा चैलेंज Absolutely. उतनी बड़ी इसको पार करने की खुशी। Absolutely. तो सर, बिफोर वी कम बैक टू द इंटरव्यू पार्ट ऑफ इट, जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बात होती है आजकल पुलिस रिफॉर्म्स के अराउंड। तो एज समवन हु हैज बीन ऑन द टॉप एज द टॉप बॉस ऑफ उत्तराखंड पुलिस, व्हाट डू यू थिंक आर द मस्ट हैव रिफॉर्म्स इन द करंट पुलिस सिस्टम? देखिए पुलिस रिफॉर्म्स कुछ लागू भी हो गए, जी, प्रकाश सिंह साहब ने सुप्रीम जी। कोर्ट में जो रिट किया, बट ऐसा नहीं कि वो ही एकमात्र पुलिस का रिफॉर्म है, मतलब और भी बहुत सारे पॉसिबल है। मैंने तो अपनी बुक ह्यूमन खाकी में इंसान में बोला, सबसे पहले तो हमें एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। जो हम जो है ना कहीं पब्लिक साहिब्स बन के रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट बन के रहना है, तो जन सेवक बन के रहना है, साहब बन के नहीं रहना है। तो वो एटीट्यूड में वो इशू है, अप्रोचेबल होना है। राइट, ओके। सो एटीट्यूड इज वन रिक्वायरमेंट फॉर रिफॉर्म्स। देन जो कंप्लेंट सिस्टम है हमारा, complaint handling, I speak loudly about this in my book Human in Khaki, right, Khaki में इंसान, that complaint handling system, grievance handling system is not foolproof. okay, normally it's functioning against the victim. उसको victim oriented बनाना है। normally हमारा सिस्टम में उसी ऑफिसर पे जान चली जाती है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है। so that needs improvement. about the न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इस पे बहुत सारे, इसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आए हैं रिफॉर्म्स में, सजेस्टेड भी हैं, लाइक फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द डीजीपी, कंप्लेंट अथॉरिटी इन द स्टेट, सब स्टेप्स हैं जरूर। बट आई वुड स्टिल से कि जिसको पुलिस रिफॉर्म को 100% लागू करना आसान नहीं है। राइट, क्योंकि पुलिस इज द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट को अपने अथॉरिटी को कहाँ लागू करना तो पुलिस के थ्रू लागू होती है ना। तो nobody would let go of his or her powers easily. आपने से पुलिस की बात करी, इट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। बहुत सारे लोग आईपीएस आईएएस के लिए जो भी एस्पायर कर रहे हैं अभी, उनके लिए आपने एक अभियान चलाया है विच इज एक्चुअली कॉल्ड अभियान फॉर इंटरव्यू। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज दिस इनिशिएटिव अबाउट? अभियान यूपीएससी मैंने नाम दिया है, बाद में मैं इसमें और भी कुछ करने का सोच सकता हूँ। बट अभी स्टार्टिंग फेज में मैंने ये किया है कि जो लोग ने मेंस पास किया है उनको इंटरव्यू की गाइडेंस दूंगा, प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑफलाइन मोड में तो देहरादून में ही होगा। हाँ, और ऑनलाइन मोड में वो कहीं भी हो देश में, मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसके थ्रू दो सेशन जो है जनरल गाइडेंस, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड इंटरव्यू, व्हाट ऑल यू शुड प्रिपेयर, हाउ यू शुड बिहेव इन द इंटरव्यू, एंड उसके बाद 2 मॉक सेशन करेंगे एटलीस्ट, सो दैट वी कैन सी कि कहाँ प्रॉब्लम है। और ये मॉक सेशन ऑनलाइन है ऑफलाइन है सर? मैंने बोला ऑफलाइन भी है, देहरादून में होंगे, ऑफलाइन के लिए देहरादून होगा, तो बाकी लोग जो देहरादून नहीं आ सकते वो ऑनलाइन करूंगा मैं। और मैं अपने साथ एक टीम रखूंगा, अकेला नहीं करूंगा। अच्छा, इस टीम में कौन लोग होंगे सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सपर्ट जैसे, जिस तरह का जो वेरिएशन होना चाहिए ना डिफरेंट फील्ड के लोग। हाँ, एक डीआरडीओ से रिटायर्ड साइंटिस्ट है मेरे साथ, एक पुराने सिविल सर्विसेज के जो सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं एक ऐसे आदमी है। राइट, तो ऐसे करके, और एक आध और सिविल सर्वेंट को मैं ऐड कर लूंगा। तो एक प्रॉपर जिससे बैलेंस हो सके ना, लाइफ के हर पहलू हर एंगल से देखा जा सके। एक एजुकेशनिस्ट का भी सोच रहा हूँ। तो सर इसके लिए अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? मैंने अपना फेसबुक और अशोक कुमार आईपीएस नाम से मेरा फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर अकाउंट है, उस पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और एक ईमेल जारी किया। आप भी अपने इसमें डाल सकते हैं। डेफिनेटली। हाँ, जो लिंक भी है, कोई गूगल फॉर्म का लिंक, और उसमें एक फॉर्म भरने का लिंक भी दिया है, तो उस पे आप कर सकते हैं। इफ यू हैव क्लियर्ड मींस यू विल फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मॉक गाइडेंस चाहिए, मॉक इंटरव्यूज चाहिए, तो आप सर को डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें जरूर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने
एक छोटा सा वीडियो में शूट किया था तभी यूट्यूब के लिए। अच्छा। तो मुझे याद आया कि इंटरव्यू में कई बार क्या होता है ना, हम लोग की जो गलतफहमी क्या होती है। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक जो ना सर्विस में रहते भी 100 से ज्यादा लोगों को गाइड किया है, राइट, पर्सनली जी। तो कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं। 2010 ऑनवर्ड्स मैंने गाइडेंस दी, जब से मेरी बुक आई थी ह्यूमन एंड खादी, तो उसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, उसके थ्रू लोग मुझे अप्रोच करते रहते हैं। तो 10 में ही मुझे एक मैंने देखा जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं ना, मोस्टली, नॉट ऑल, सम ऑफ देम आर वेरी जेन्युइन आल्सो। अब तो खैर काफी वायरल होने लगे हैं मॉक इंटरव्यूज। हाँ, वायरल भी हो रहे हैं। वैसे जो कोचिंग्स हैं या जितने भी गाइडिंग हैं, उनमें से मोस्टली लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, लोगों के मन में डाउट्स डालते हैं, राइट, और लोगों को डरा देते हैं। आप ऐसे ही बोला तो ऐसे इसका मीनिंग लिया जाएगा, तो वो बहुत गलत है। इसलिए मेरी एक तो ये एडवाइस है कि बहुत ज्यादा मॉक इंटरव्यूज नहीं लेने चाहिए। देने नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं देने। बहुत ही प्रोफेशनल और थोरो, और जहां आप श्योर हो कि इसमें क्वालिटी के लोग बैठे हैं, वहीं पे मॉक इंटरव्यू दीजिए। बिकॉज वो ऐसा करेंगे ना जो अनप्रोफेशनल लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको फैसिलिटेट करता है। They want to know about your personality। जो असली इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको फंसाना नहीं चाहते, वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं कि आप ऐसे आदमी हैं कि जो सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, तो वेदर यू आर वर्थ इट और नॉट। जो सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कमिटमेंट है और बहुत सारी चीजें हैं ना उसमें, कंपैशन, समझ गया। तो वो सारी चीजें आप में है कि नहीं, वो पॉजिटिविटी आप में है कि नहीं, आप में कोई नेगेटिव ट्रेट्स तो नहीं है, एरोगेंस, एडिमेंसी, इस तरह की चीजें। तो इन समरी जो जिस तरीके के मॉक इंटरव्यूज अभी हो रहे हैं वो ज्यादा सेंसेशनलाइज कर दिए जा रहे हैं, बिकॉज़ यूट्यूब पे जाना है, वायरल करना है। वो सब गलत है। वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं और उससे कोई कुछ, और आदमी डाउट में आ जाता है। और आप में डाउट आया तो बेकार। डाउट पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। 2010 में मेरे पास एक एस्पिरेंट आया, आज वो IRS ऑफिसर है, और वो उसका 3rd इंटरव्यू था। तो ही वांटेड एन इंटरव्यू गाइडेंस फ्रॉम मी, क्योंकि उसके पहले 2 इंटरव्यू में 55 और 60 नंबर आए थे, 60 से नीचे थे, 50 और 60 के। सो ही सेड सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट कि मेरे में कमी क्या है, इतना कम नंबर क्यों आ रहा है। सो आई सेड ओके, लेट मी ट्राई टू एनालाइज। So I talked to him like I'm talking to you for 1 hour. Okay. And in that 1 hour, I could find out the problem. तो मैंने उससे पूछा, आप बताओ इस 1 घंटे के बाद आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू के बाद कि कहाँ गलती हुआ। मैंने कहा मैं भी तुम्हें उतना ही नंबर दूंगा अभी। तो उन्होंने क्यों? मैंने कहा आप बताओ, पहले आप एनालाइज करो। तो ये सेट कि मेरा नॉलेज कम है, मैं 3-4 जगह अटक गया, 3-4 जगह मैं आंसर नहीं दे पाया। मैंने कहा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो चुका है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तो दिस इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट, दिस इज पीटी, ये तो पर्सनालिटी टेस्ट है। 13 लाख में से आप 2000-2500 में आ रहे हो, तो नॉलेज की इसके आगे यूपीएससी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज, इट इज द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। नॉलेज कितना है नहीं है तो आप बोल दो, सॉरी सर मुझे नहीं आता। यू शुड, इट इज योर पर्सनालिटी। आप दुनिया की हर चीज तो गूगल को भी नहीं पता है यार। गूगल में कितना डाटा है, हजारों हजार लाइब्रेरियां मिला के भी उससे भी बड़ा डाटा है। आजकल तो बल्कि एआई भी सब चीजें नहीं बता सकता। मैं कहता हूँ 100% तो गूगल पे भी नहीं होगा, फिर भी कोई चीज निकल आएगी जो गूगल के पास नहीं है। सो नॉलेज की बात मत करो। तो फिर उसको समझ आया कि मैं तो आज तक यही सोचता रहा नॉलेज की कमी है, और फिर वो अटक जाना और कोशिश करना। अरे यार नहीं आता तो बता दो नहीं आता। अगर आप गैस कर रहे हो तो ये बता दो कि सर मैं गैस कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, बट आई कैन मेक ए गैस इफ यू अलाउ मी। तो ये बेसिक नॉर्मल पर्सनालिटी की का वो पूरा का कन्वर्सेशन जहां पर ईमानदारी से बात करो कि सर ये जितना ऑनेस्टली बात करेंगे, जितना सेल्फ अपनी बात करेंगे उतना अच्छा होगा। जितना ट्यूटर बात करोगे उतने नंबर कटते जाएंगे। जो मॉक इंटरव्यू ट्यूटरिंग सिखाते हैं, आप फर्जी उसमें हॉबीज भर दो कि आपकी तो हॉबी नहीं है तो भरना जरूरी, क्या जरूरी नहीं है तो नहीं है। आप सारा टाइम उसमें लगा रहे हो, पढ़ाई में लगा रहे हो, खत्म है। यू हैव नो फ्री टाइम टू फॉर हॉबीज। जो सच है वो भरो, जितना ऑनेस्टली भरोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इंटरेस्टिंग। इसी तरह से मैंने उसको बताया कि आपकी एक मेजर कमी है। क्या है? उन्होंने कहा कि उसका तकिया कलाम था मे बी, शर्ट ही नहीं आ रही, उसका तकिया कलाम था। इन दैट 1 hour ही मस्ट हैव यूज्ड दैट मे बी एट लीस्ट 40 to 50 times। यानी हर 1 से 1.5 मिनट में आप मे बी बोल रहे हो, और उसकी आदत पड़ गई, उसने नोटिस भी नहीं किया था। मैंने कहा आदत तो शुरू में तो शुरुआत हुई होगी कि यू आर नॉट श्योर, बट अब वो तुम्हारी आदत पड़ गई तो आपको हर चीज में थोड़ी मे बी बोलोगे।
You can say कि भाई if you don't know, let's say the population of MP, Right. you can say maybe 10 crores, 12 crores, 15 crores, maybe from number of MP seats you can Right. try, you can Right. make a guess. Right. हैं? 29 सीट है MP। हाँ, अब 29 से पहले combined MP की 50 छत्तीसगढ़, कुछ थी हाँ, ना, जी। तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हो। 29 के हिसाब से भी आप गेस करोगे 7-8 करोड़ पे आ जाओगे, है ना। तो है ना, गेस कर सकते हो। देयर यू कैन से मे बी, बट अगर हम आपसे पूछें आपका नाम क्या है, यू कैन नॉट से मे बी हिमांशु। राइट सर जी। तो वो तकिया कलाम के साथ वही हो रहा है, हर आंसर में आप मे बी लगा रहे हो। सो व्हाट इंप्रेशन विल दैट गिव कि यू आर ए डाउटफुल पर्सन, यू आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग, हैं। तो ऐसे आप पर्सनालिटी को क्यों सिविल सर्विस में लाएंगे? ट्रू ट्रू। दीज आर द नेगेटिव ट्रेट्स जो उनको मिटाने होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड बेसिक और बहुत ही एकदम आसान इंसाइट है जो लोग मिस कर जाते हैं। यस, सो जो एस्पिरेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द राइट इंटरव्यू गाइडेंस, यू कैन चेक आउट अभिनय इनिशिएटिव बाय अशोक कुमार सर। उसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक कॉन्वर्सेशन। यू हिमांशु। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज एक बार कैमरा में देख के बोल दीजिए, आस्क पीपल टू सब्सक्राइब टू CSEY। Yes, you must all subscribe to CSEY because Himanshu is a very promising man, थैंक यू and सर। I wish him all the best. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।